मत घबराओ, मत पछताओ, खुश हो जाओ, क्योंकि क्या सस्ता हो रहा है। नायलॉन के कपड़े, ये कपड़े आप पहनते नहीं हैं, कपड़े आप जो भी पहनते हैं वो सूती मिक्स होते हैं। नायलॉन के कपड़े का मतलब हुआ रस्सी और बोरी वगैरह जो होती हैं। लोहा, स्टील, कॉपर आइटम, सोना, चांदी और प्लेटिनम। और क्या महंगा हुआ है? कॉटन माने सूती कपड़ा, सिल्क, प्लास्टिक, लेदर, चमड़ा, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, ऑटो पार्ट्स, सोलर प्रोडक्ट, मोबाइल, चार्जर, इंपोर्टेड कपड़े बाहर वाले जितने भी हैं, जवाहरात, सोना चांदी, एलईडी बल्ब, फ्रिज, एसी और शराब वराब छोड़ दीजिए। और सबसे बड़ी चीज जो महंगी हो रही है वो है पेट्रोल और डीजल। दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल सस्ता हो रहा है, अपने यहाँ और महंगा हो रहा है। बहुत ध्यान देने की चीज इसमें यह है, जो चीज सस्ती हुई है वो किसके लिए सस्ती हुई है? लोहा, स्टील, ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खरीदेंगी, उसके बाद में जो ऑटो पार्ट्स और सोलर पार्ट्स हैं वो बनाएंगी, तो वो सस्ते में लोहा खरीदेंगी और आपको महंगे में बेचेंगी। इसके आगे है कॉपर आइटम, ये मोबाइल वाले और चार्जर वाले खरीदेंगे, सस्ता खरीदेंगे, उसके बाद बना के आपको महंगा बेचेंगे। चांदी, सोना, ये है सुनारों के लिए, इससे आपके जवाहरात बनेंगे और जब बन जाएंगे तो रत्न के रूप में फिर आपको महंगे बेचे जाएंगे। ये बजट कह रहा है। बाकी खाना पीना, रहना, हगना, मूतना, ये सारी चीजें महंगी हो रही हैं। ये है एक बार का बजट। आने वाले हैं। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। जब एमपी एमएलए चुनने का समय था तब तो आप पीएम चुन रहे थे, एमपी एमएलए तो चुने नहीं। अब कौन जाके वहां जिंदाबाद मुर्दाबाद करेगा कि भैया महंगाई बहुत हो गई है, कुछ कम करिए। उसके लिए आपको अपना नेता एमपी एमएलए चुनना चाहिए था। कम से कम वहां जाके जिंदाबाद मुर्दाबाद करता है, कम से कम आप भी जाके कहते कि भैया कुछ तो कम कर दो, कहीं से जीएसटी वीएसटी कुछ तो कम कर दो, कोई टैक्स तो कम कर दो। कोरोना अभी झेल के निकले हैं, पैसा जेब में है नहीं, और बाकी जो बचा है वही ले लो सब। दुनिया भर में जितनी दुनिया में जानता हूँ, मैं यूरोप की बात कर रहा हूँ, यूरोप भर में पेट्रोल डीजल अभी तक सबसे सस्ता चल रहा है। मतलब कि पेट्रोल डीजल की खरीद की कीमत जो आज से 23 साल पहले थी वो चल रही है, और उसके बाद जो बनाने का खर्च है वो 23 साल पहले से अब कम आता है। इसलिए पेट्रोल डीजल जो यहाँ बिकता है वो पिछले 23 साल में इतने कम पे नहीं गया, और भारत में शायद पिछले 70 साल में इतना ऊंचा नहीं गया होगा, इतना आजकल बिक रहा है। भैया पेट्रोल डीजल पर तो यहाँ पर सरकारों ने लॉकडाउन के शुरुआत यानी कि अप्रैल मार्च 2020 पिछले साल में सब्सिडी तक दी थी कि पेट्रोल डीजल सस्ता रहेगा तो महंगाई कंट्रोल में रहेगी। माने कि बड़ी बड़ी कंपनियों का कर्जा माफ करने की जगह पर पेट्रोल डीजल सस्ता कर दिया था कि आम आदमी और छोटा रोजगार करने वाला आदमी अपना काम कर सके और पैसे की रोलिंग चलती रहे। जब पैसा चलता रहता है तो महंगाई नहीं आती है। महंगाई जो होती है वो केवल जमाखोरी या चीजों के महंगे होने की वजह से नहीं होती है, महंगाई पैसा रुक जाने पर ज्यादा बढ़ती है। तो अर्थशास्त्र जो कहता है महंगाई कम करने का केवल 2 रास्ता होता है। एक तो चीजें सस्ती करें, जब चीजें सस्ती करेंगे तो लोग ज्यादा खरीदेंगे, जब लोग ज्यादा खरीदेंगे तो उसका प्रोडक्शन ज्यादा होगा, तो बनाने वाले को पैसा मिलेगा, काम करने वाले को पैसा मिलेगा, और फिर वो आगे जाके चीजें खरीदेगा। एक बार किसी कारण से अगर ये चक्र रुक जाता है या कमजोर पड़ जाता है, तब सरकारों को ऊपर से पैसा झोंकना पड़ता है कि चक्र दोबारा चल जाए। मतलब कि जैसे मनरेगा जैसी योजनाएं हैं कि अपना ही खेत का गड्ढा खोदो लेकिन पैसा हमसे ले लो, क्योंकि पैसा सरकार फ्री में नहीं दे सकती, कुछ ना कुछ काम करवाना पड़ेगा, ये कानून है। ऐसा नहीं हो सकता है कि वहां से लेके आएंगे काला धन और आपको दे देंगे, ये संभव नहीं है, क्योंकि ये भारतीय कानून में नहीं है। सरकार आपको पैसा किसी मद में दे सकती है कुछ काम करवा के, और उस मद में आप पैसे ले लो, क्योंकि सरकार को तो पैसे देने ही है। सरकार को पैसे क्यों देने हैं कि जब आपकी जेब में पैसे होंगे तब जाके आप चड्डी बनियान खरीदेंगे और मोबाइल में बैटरी डलवाएंगे या नाइट पैक लगवा के देखेंगे। तो जब सरकार पैसे देगी तो आप कोई और चीज खरीदेंगे, जब आप कोई और चीज खरीदेंगे तो फैक्ट्रियां चलेंगी तो आपको तनख्वाह मिलेगी। तो ये एक चक्र होता है। महंगाई कम करने के केवल 2 रास्ते होते हैं। चीजें सस्ती कर दें, पेट्रोल डीजल पे सब्सिडी दे दें, वो कम कर दें, अपने आप बहुत महंगाई कम हो जाएगी, या आपकी इनकम बढ़ा दें, किसी मद में आपको पैसा दे दें या किसी मद से पैसा ना लें, मतलब कि टैक्स कम कर लें। अगर इन दोनों में से कोई एक काम सरकार करती है तो महंगाई कम होगी। मतलब कि चीज सस्ती कर दे या आपके ऊपर लगने वाला जो टैक्स है वो कम कर दे। टैक्स का मतलब खाली इनकम टैक्स नहीं होता है, इनकम टैक्स उनके ऊपर होता है जिनकी इनकम उनकी जरूरत से थोड़ी सी ज्यादा है, तब वो बचे हुए पैसे पर टैक्स देते हैं। मेरा कहने का मतलब टैक्स का मतलब यह है कि जब आप माचिस की तीली खरीदने जाते हैं तो उसमें आप टैक्स देते हैं। भारत में कोई भी पैसा
जो लेन देन जिससे आप सामान खरीद रहे हैं, कोई भी सामान बिना टैक्स दिए हुए नहीं आता है, कोई भी पैसा बिना टैक्स के नहीं चलता है। तो महंगाई कम करने के लिए टैक्स को कम किया जाता है। अगर टैक्स कम कर देंगे तो आपके पास थोड़े से पैसे ज्यादा हो गए और आपने कई और चीजें खरीद ली, वरना केवल जीने भर का खरीदेंगे और छोड़ देंगे फिर। तो हर नए बजट में मुझे यही उम्मीद होती है कि भैया ऐसा कुछ न कुछ करें अब की बार कि ये जो चक्र है वो चल जाए। एक छोटी सी बात जाते जाते और समझ लीजिए कि रुपया क्या होता है। भाई 1 रुपया है, उसका क्या मतलब होता है। भाई 1 रुपया सरकार ने नोट छापा, उसमें पैसा लगा होगा, बैंक में कर्मचारी बिठाले हैं, उसमें पैसा लगा होगा। तो जो सरकार ने 1 रुपया दिया है तो उसका मतलब क्या है। 1 रुपए का मतलब ये होता है, मैं यूरो में बता दूं, 1 यूरो का मतलब ये होता है कि सरकार का अपना खर्च निकाल के, बैंक वालों का अपना खर्च निकाल के, जब वो 1 यूरो 5 हाथों में पहुंचकर वापस बैंक में पहुंच जाए, मतलब कि बैंक से पैसा निकला और वो आपको, जो आप नौकरी कर रहे थे, आपको मिला, उस पैसे से जाके आपने एक ब्रेड, रोटी, नान, जो कुछ भी खरीदना है खरीदा और वो खाया। अब वो पैसा उस ब्रेड और रोटी या होटल वाले, रेस्टोरेंट वाले को मिल गया, उसने उस पैसे से आटा, दाल, चावल खरीदा। अब वो रुपया किसान के पास पहुंच गया है, किसान ने उस पैसे से बीज खरीदा, बीज खरीदने के बाद में खेत में बोया और अब वो पैसा बीज वाले के पास पहुंच गया। बीज वाले, उस दुकानदार ने उस पैसे को सरकारी केंद्र में जहां से बीज खरीदा था उसको दिया और नया बीज लेके आ गया। अब वो पैसा 5 चरण पूरा करके वापस बैंक में पहुंच गया। तो जब वो एक पूरे 5 चरण पूरा कर लेता है तब वो अपना 1 रुपए के काम के बराबर काम करता है। अगर ये चरण कहीं से रुक जाते हैं या कमजोर पड़ जाते हैं तो आपका पैसा कमजोर हो जाता है। मनमोहन सिंह के समय ये चरण 19 चरण थे। जैसे कि यूरो मजबूत है थोड़ा तो वो 5 में अपना खर्चा निकाल लेता है। भारत का रुपया आज से 15-16 साल पहले 19 हाथों में जाना चाहिए था, तब वो अपना खर्च निकालता था। उसकी वजह से मोटी भाषा में आप ये कह सकते हैं कि यूरोप के मुकाबले भारत में 19% महंगाई ज्यादा थी। आज का क्या नंबर है, ये कितने चरण हैं, ये चरण मोदी सरकार ने क्लियर तौर पर नहीं बताए हैं। लेकिन जिस हिसाब से जो टैक्स वगैरह बढ़ते हैं उसको पढ़ के देख के ये लगता है कि ये कोरोना की मार से पहले ये नंबर लगभग 32 के आसपास था। यानी कि भारत की महंगाई विकसित देशों के मुकाबले 32% ज्यादा है। माने आप लोग जितने पैसे में हम लोग यहाँ पर आलू, टमाटर, प्याज खरीदते हैं उसका 32 गुना ज्यादा दे के खरीदते हैं। लेकिन आप तो कहेंगे कि यार वहाँ तो इतना महंगा, हमारे यहाँ इतना सस्ता, तो कहाँ से 32 गुना ज्यादा है। तो 32 गुना ज्यादा वहाँ से आता है कि आपकी जो इनकम होती है और जो यहाँ की इनकम है उसमें एक बहुत बड़ा फर्क है और चीजों के दाम में उतना बड़ा फर्क नहीं है। मोटी भाषा में बता दूं कि भारत में एक मध्यम वर्गीय इनकम जो होती है, मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूं तो 25 से 35 हजार रुपया महीना होती है। अगर मैं गलत हूं तो नीचे लिख दीजिएगा कितना होती है। तो 25 से 35 हजार रुपया महीना एक घर में एक आदमी कमाता है और उसमें कम से कम उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे खाते हैं। माने कि 35 से 25 हजार रुपए में 2 वयस्क और 2 बच्चों का खर्च एक मध्यम वर्गीय को चलाना होता है। ठीक है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। यहाँ पर एक मध्यम वर्गीय आदमी की आय जो होती है वो 1350 से 1500 यूरो होती है। यहाँ पर 99% महिलाएं नौकरी या काम करती हैं और अगर वो नौकरी या काम नहीं करती हैं तो उनको बेरोजगारी भत्ते में उतने ही पैसे, मतलब कि 1350 यूरो उनको बेरोजगारी भत्ते के तौर पे दिए जाते हैं। अगर वो किसी कारण काम नहीं करती हैं तो, अगर वो उनके पास कोई कारण नहीं है तो उनको छोटे मोटे काम दिए जाएंगे, जाए साइकिल स्टैंड पर खड़ा हुई है, ये करिए वो करिए, इस तरह काम होते हैं यहाँ पे। तो एक परिवार की औसत इनकम मध्यम वर्गीय परिवार की यहाँ पर होती है 3000 यूरो। भारत में है 25 से 35, बीच का पकड़ लेते हैं 30, कि 30,000 रुपया और यहाँ की है 3000 यूरो। 3000 यूरो का मतलब होता है 3000 यूरो का मतलब होता है लगभग 2 लाख रुपया महीना। तो मध्यम वर्गीय परिवार यहाँ पर 2 लाख रुपया कमाता है और भारत में 30,000 रुपया कमाता है। तो कितना बड़ा फर्क है। और जब आप यहाँ पर टमाटर लेने जाते हैं तो यहाँ पर आपको टमाटर मिलता है 1 यूरो किलो। 1 यूरो होता है 85 रुपया, माने कि 85 रुपया किलो टमाटर यहाँ पर अमूमन बाजार में मिलता है। तो आपके यहाँ भी महंगाई के समय तो 100 में मिलता है, लेकिन औसतन आपके यहाँ भी 35 से 40 रुपया के आसपास में मिलता है। 40 रुपया किलो के हिसाब से मिलता है मेरे ख्याल से।
अगर गलत है तो बताइएगा। तो आप 25,000 रुपया कमा रहे हैं और 40 रुपया किलो टमाटर खरीद रहे हैं। यहाँ पर लोग 2 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं और 80 रुपए का टमाटर खरीद रहे हैं। मतलब कि आपसे 2 गुना महंगा है, लेकिन वो आपसे 8 गुनी ज्यादा कमाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि भारत की महंगाई की दर यहाँ से ज्यादा है। तो आर्थिक स्थिति में सरकार को बहुत ठीक से सोचना देखना होगा, क्योंकि आप टैक्स लगाते जाएंगे और अपनी पब्लिक की कमर तोड़ते जाएंगे, उनसे चूसते जाएंगे, लेकिन उनको वापस कुछ नहीं देंगे। ये अच्छी बातें नहीं हैं। यहाँ पर एक मध्यम वर्गीय परिवार 2 लाख रुपया कमाता है, लेकिन उसे अपने बच्चे की फीस नहीं देनी है, सारा स्कूल फ्री है। उसे अपने बच्चे का दवा का 1 पैसा नहीं देना है। खुद का तो देना है, अपनी पत्नी का भी देना है, लेकिन बच्चों का 18 साल तक सब फ्री है। 60 के ऊपर फिर सब फ्री है। तो ये सारी चीजें जो फ्री हैं, ये सब टैक्स से आती हैं। हमारे यहाँ हम लोग जो टैक्स भरते हैं, मतलब कि आटा खरीद रहे हैं, उसमें जो जीएसटी दिए हैं, उन सब का तो पार्टी के मुख्यालय बन जाते हैं, और उसके बाद जो चुनाव होता है तो हेलीकॉप्टर उड़ता है, वो सब होता है। आप लोगों को हिंदू मुसलमान और लोहियावादी और अंजा पंजा इसी में फंसा दिया जाता है। आप लोग उसी में उनकी भक्ति करते हैं, अपनी बात भूल जाते हैं, अपनी नौकरी भूल जाते हैं, अपने मोहल्ले की नाली भूल जाते हैं। तो भैया उनके भरोसे मत रहिए, अपना मोहल्ला नाली सब साफ कराइए। आपका जितना एमपी एमएलए है, ये सब नाली सड़क बनाने के लिए होता है। और किसी भी हालत में हिंसावादी मत बनिए, कितना ही बड़ा नुकसान हो जाए, हिंसा मत करिए यार। 60 साल की जिंदगी होती है, प्यार मोहब्बत से बितानी चाहिए, लेकिन अपने हक जरूर लेने चाहिए आप। और हाँ, जाते जाते एक चीज और बता दें कि पाकिस्तान को वैक्सीन मिल रही है भाई। चीन ने जो बची हुई वैक्सीनें हैं देने का वादा कर दिया है, जिसका भी तीसरा ट्रायल भी नहीं पूरा हुआ, लेकिन साथ में ये भी कह दिया कि अपना जहाज लेके आइए, अपना ट्रक व्रक लेके आइए, भर के लेके जाइए और वहां लगाइए, हम देने नहीं आएंगे। माने गजब बेइज्जती है यार कि इतना पुराना साथी है चीन और पाकिस्तान, सब मिलकर करते हैं पाकि चीनी भाई भाई, और जब वैक्सीन देने का नंबर आया तो वहां पे अपना आंखें तरेर रहे हैं। भारत को देखिए, सब फ्री में बांटे जा रहे हैं। अपने यहाँ नहीं मिल रही फ्री में, अपने आदमी को नहीं मिल रही है। विदेशों में जहां जहां से अपना हल्ला होना है, उन लोगों को फ्री बट रही है। और जो अपने यहाँ भी सब फ्री बटेगी तब न बात बनेगी यार। आने वाले रविवार को लाइव है, और लाइव में अब की बार बातचीत होनी है कि बड़ा आदमी कैसे बने। बहुत लोगों ने कहा कि भैया हमने पढ़ा है कि बड़ा आदमी बनने का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। मैं कह रहा हूँ शॉर्टकट होता है। तो बड़े आदमी बनने का शॉर्टकट मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा रविवार को। इस शॉर्टकट को मैं भी अपनाता हूँ। तो बड़ा आदमी बनने का शॉर्टकट रविवार को देखिएगा, लेकिन उससे पहले अगर आप लिख के मुझे ये बता सकें कि आपकी नजर में बड़ा आदमी क्या होता है, तो मैं अपनी लाइनें जो मैंने अपनी जिंदगी के लिए बना के रखी थी, उसको मैं थोड़ा सा आपके हिसाब से भी कन्वर्ट कर दूं। क्योंकि हो सकता है कि मेरी नजर में बड़ा आदमी कुछ और होता हो और आपकी नजर में बड़ा आदमी कुछ और होता हो। तो बड़ा आदमी आपके हिसाब से क्या होता है, आप लिख के भेज दें, और आने वाले संडे को इत्मीनान से बात की जाएगी। फोन उन में ठीक से मिला के करिएगा कि बड़ा आदमी बनने का शॉर्टकट क्या है, कैसे बड़ा आदमी बने। जिंदगी हमारे पास केवल गिनी चुने दिन हैं, हमारे पास जिंदगी, उसमें बड़ा आदमी कैसे बन जाए। मैं आपसे एक वादा कर सकता हूं, अगर आपने वो पूरा 1 घंटे का सेशन सुन लिया तो बड़ा आदमी बनने की शुरुआत आप जरूर कर देंगे। ये बिल्कुल 99.9% सही बात मैं बता रहा हूं।